वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको ऊपर दिया हुआ आई बटन क्लिक करना है जिससे कि आप उस फर्स्ट पार्ट को देख पाएँ और चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि कृषि में कौन कौन से औजार या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लाव यानी कि हल। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो बहुत पुराने समय से ही हल का उपयोग किया जाता है। किस किस काम के लिए? टिलिंग द सॉइल, सॉइल की जुताई करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, और क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स क्या होते हैं बच्चों? खरपतवार कहते हैं वीड्स को, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, उनको रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए। टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को यानी कि मिट्टी को खुरचने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। और ये किसका बना होता है? लकड़ी का। और इसको एक जोड़ी बैलों के द्वारा चलाया जाता है। बैलों की जगह यहाँ पर हॉर्स भी हो सकते हैं और कैमल का यूज़ भी कर सकते हैं। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउस्फेयर। इसके अंदर एक ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है जिसे हम कहते हैं प्लाउस्फेयर। The main part of the plow is long log of wood which is called plow shaft। और जो इसका मेन पार्ट होता है वो ये लंबा लकड़ी का डंडा होता है जिसे कहते हैं प्लो शाफ्ट। There is a handle at one end of the shaft। और इसकी एक तरफ क्या होता है? हैंडल होता है। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck। और जो दूसरा हिस्सा होता है ये वाला देखिए यहाँ पर, ये एक बीम से अटैच होता है जो कि जो बैल होते हैं उनकी गर्दन के ऊपर अटैच किया जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाव। तो एक जोड़ी बैल और एक आदमी इस हल को आसानी से चला सकता है। यहाँ आपको फिगर में दिख भी रहा है कि यहाँ 2 बैल हैं और एक आदमी जो कि हल को आसानी से चला पा रहा है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। और जो पुराने ज़माने का ये जो हम हल यूज़ कर रहे थे लकड़ी वाला, इसको आजकल किसने रिप्लेस कर दिया है? इसकी जगह ले ली है लोहे के हल ने, क्योंकि अब धीरे धीरे लोहे के हल यूज होने लग गए हैं। अब नेक्स्ट टूल कौन सा है हमारा? हो कहते हैं बच्चों कुदाली को। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। तो इसका उपयोग किस लिए होता है बच्चों? जो weeds होते हैं, खरपतवार होती है, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, और सॉइल को लूज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। It has a long rod of wood और iron। इसमें एक लंबी रोड होती है लकड़ी की या लोहे की। ये देखिए, ये लंबी सी जो रोड है ये है आपकी, या तो लोहे से बनी होती है या लकड़ी से। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। और इसके एक किनारे पर क्या लगी होती है? एक बेंड प्लेट जो कि किससे बनी होती है? लोहे से, जो कि एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? एनिमल के द्वारा इसको चलाते हैं। अब नेक्स्ट टूल है कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो आजकल जो हल चलाने का काम जो होता था पहले के समय में, वो किससे होने लग गया है? एक ट्रैक्टर के द्वारा संचालित कल्टीवेटर से। ये देखिए कल्टीवेटर है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये ट्रैक्टर के द्वारा। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जब ये कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं हम, जो कि ट्रैक्टर से चलाया जाता है, तो इससे बच्चों लेबर का भी बचत होती है और टाइम की भी, क्योंकि इसमें हमें इतने लोग नहीं लगाने पड़ते जो हल को चलाएं
और टाइम की बचत कैसे होती है, क्योंकि ये काम जल्दी हो जाता है और हल चलाने से धीरे धीरे ये काम हो पाता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इस पिक्चर में ये देखिए क्या दिखाया गया है, एक कल्टीवेटर दिखाया गया है जो कि किससे चल रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा संचालित है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोइंग यानी कि बुआई। हमने पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया, उसकी टिलिंग कर दी और उसके बाद क्या करेंगे, अब बुआई करेंगे। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो बुआई है, सोइंग है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का यानी कि फसल उत्पादन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सिलेक्टेड। तो बुआई करने से पहले अच्छी क्वालिटी के, अच्छी किस्म के बीजों का सिलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वैरायटी। जो अच्छी किस्म के सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो कैसे होते हैं बच्चों, साफ होते हैं और हेल्दी होते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड विच गिव ए हाई यील्ड। और जो किसान होते हैं वो कैसे सीड को प्रेफरेंस देते हैं, जो कि अच्छी फसल उत्पादन में सहायक हों, अच्छी फसल प्रोड्यूस करने में सहायक हों। अब ये देखिए ये कौन है, ये है पहेली, और फिर से इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो कुछ चने के बीज, कुछ जो काले चने होते हैं, उनको वेसल में डाल रही है और उनके ऊपर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। और कुछ मिनट के बाद ही क्या हुआ, उन चने के बीजों ने कुछ ने ऊपर तैरना शुरू कर दिया। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन द वाटर। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों कुछ बीज ऊपर तैरने लग गए। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने क्यों लग जाते हैं जब उनको हम पानी में डालते हैं? बताइए अगर आपको पता है तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसको आधा पानी से भरना है। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टिर वेल। उसमें क्या डालना है, एक मुट्ठी गेहूँ डालना है। वेट फॉर सम टाइम। और उसके बाद थोड़ी देर तक आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है कि क्या होता है। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कुछ ऐसे सीड हैं जो कि ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो क्या लगता है आपको कि जो नीचे डूब गए हैं उनसे जो ऊपर तैर रहे हैं वो बीज लाइट हैं या हैवी हैं? वाई वुड दे बी लाइटर। और अगर लाइट हैं ऊपर वाले तो क्यों हैं, वो हल्के क्यों हैं? डैमेज सीड्स बिकम होलो। जो डैमेज सीड होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, हल्के हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं। एंड आर दस लाइटर। और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। जो चीज़ अंदर से खोखली होगी वो कैसे हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और जो पूरी भरी हुई होगी वो नीचे डूब जाएगी क्योंकि वो हैवी होगी। इसलिए क्या होता है, जो डैमेज सीड होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। और इसलिए वो क्या करते हैं, ऊपर तैरते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। और ये एक अच्छा तरीका भी है किसके लिए बच्चों, कि हम हेल्दी सीड को और डैमेज सीड को अलग कर सकते हैं इस तरीके से। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। तो बुआई करने से पहले ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि ये जान लें कि कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो बुआई में काम आएंगे या काम आते हैं। जो हम बीज बोने वाले हैं उसको बोने के लिए कौन कौन से टूल्स या औजार की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से औजार हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, एक ये और एक ये। तो ये तो है बच्चों बीज को बोने का पुराना तरीका, जिस तरीके से पहले बीज को बोया जाता था, सोइंग की जाती थी।
यानी कि ट्रेडिशनल मेथड। और ये है जो आजकल जो तरीका अपनाया जाता है, ये है सीड ड्रिल, जो कि ट्रैक्टर से इसको जोड़कर यूज़ किया जाता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में अब अच्छे से जान लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिशनल टूल के बारे में, यानी कि परंपरागत औजार कैसे होते थे। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। जो ट्रेडिशनली यूज होते थे टूल्स, वो कैसे होते थे बच्चों, एक कीप के आकार के। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, कीप के आकार का बना हुआ है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, और इस कीप के अंदर क्या डालते थे, सीड्स, बीज डालते थे। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, जो कि 2-3 पाइप से होते हुए एंड तक जाते थे। दीज एंड्स पायर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर, और जो इसके एंड थे, लास्ट जो भाग होता था, वो सॉइल के अंदर तक जाता था और बीज को वहाँ तक पहुँचा देता था। अब नेक्स्ट टूल है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को हम आजकल यूज करते हैं। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। तो आजकल हम सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं बीज को बोने के लिए, और ये किसकी हेल्प से चलाया जाता है, ट्रैक्टर की हेल्प से हम चलाते हैं इसको। This tool sows the seed uniformly at proper distance and depth। तो जो ये औजार है सीड ड्रिल जो है, ये बीजों को प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डेप्थ में अच्छे से बो सकता है। It ensure that seed get covered by the soil after sowing। और ये इस बात को भी पक्का करता है कि सीड बोने के बाद अच्छे से मिट्टी से कवर हो गए हों। This prevents damage caused by bird। और जो ये पक्षियों से होने वाले डैमेज को, नुकसान को भी रोकता है। Sowing by using a seed drill saves time and labor। यदि हम सीड ड्रिल की मदद से बीज को बोते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और हमें ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plant। तो पौधों को ज़्यादा घने होने से बचाने के लिए एक उचित डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है सीड्स के बीच में। This allow plant to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil। और अगर प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर बीज बोए जाएंगे तो उससे क्या होगा कि अच्छी मात्रा में उनको भरपूर मात्रा में सनलाइट मिलेगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक तत्व, और मिट्टी से उनको पानी भी अच्छे से मिल पाएगा। समटाइम अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और कभी कभी कुछ प्लांट पौधों को ज़्यादा घने होने से बचाने के लिए वहाँ से हटा भी दिए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि खाद और उर्वरक को मिलाना। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो जो पदार्थ मिट्टी में उनके पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए, पौधों की हेल्दी ग्रोथ के लिए मिलाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मैन्योर या फर्टिलाइज़र। मैन्योर यानी कि खाद और फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक। अब देखिए ये कौन है, ये है बूझो, और क्या कह रहा है ये, आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। ये कह रहा है कि मैंने एक फार्म में बहुत ही हेल्दी क्रॉप को उगते हुए देखा, बहुत ही अच्छी फसल उगी हुई देखी। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वर वीक। और उसके साथ उसके जो पड़ोस वाले खेत में क्या देखा, जो फसल थी, जो वहाँ के प्लांट थे, वो बहुत ही वीक थे, कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर। तो कुछ पौधे दूसरों से ज़्यादा अच्छे ग्रो क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। जो सॉइल होती है यानी कि मिट्टी, वो पौधों को, जो क्रॉप होती है, फसलों को क्या प्रदान करती है बच्चों, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करती है, खनिज तत्व प्रदान करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये पोषक तत्व
जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम। और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जो किसान होते हैं वो एक के बाद एक लगातार फसलें उगाते रहते हैं। कहाँ पर? खेतों में। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। और वो खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ते, मतलब लगातार एक के बाद एक फसलें उगाते रहते हैं, कुछ टाइम के लिए भी उसको खाली नहीं छोड़ते। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे पोषक तत्वों का क्या होता होगा। जब एक के बाद एक फसलें उगाई जाएंगी तो मिट्टी से पोषक तत्व धीरे धीरे क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे, कम होने लगेंगे, और उस भूमि पर उगाई जाने वाली फसलें भी अच्छी नहीं होंगी, और वो प्लांट कैसे हो जाएंगे बच्चों? वीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाने के बीच में कुछ गैप रखना चाहिए, जिससे कि मिट्टी को उसके पोषक तत्व वापस मिल सकें। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पोरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो लगातार फसलें उगाने से जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, यानी कि कुछ पोषक तत्वों की सॉइल में कमी हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. पर इसीलिए इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में मैन्योर डालते हैं। मैन्योर यानी कि खाद डालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इसी प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम कहते हैं मैन्योरिंग या खाद देना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। और अगर प्रॉपर मात्रा में, ठीक मात्रा में अगर ये मैन्योरिंग खाद ना दी जाए तो क्या होगा बच्चों? जो प्लांट हैं, वहाँ की फसल है, पौधे हैं, वो कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिलेंगे? पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिससे कि वो वीक हो जाएंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal wastage. जो खाद होती है वो एक जैविक पदार्थ होता है जो कि किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं उनके कंपोजिशन से, उनके अपघटन से प्राप्त किया जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं उनको एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसको कुछ दिनों के लिए डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि अपघटित होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है बच्चों? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वजह से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और यही जो डिकम्पोज मैटर होता है यही ऑर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो आपने बच्चों 6 क्लास में पढ़ा भी था वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि केंचुए द्वारा खाद तैयार करना। तो ये पूरा प्रोसेस हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों फिर से आपके लिए एक एक्टिविटी है जो कि आपको सबको घर पर करनी है। टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट दैम। सबसे पहले आपको या तो मूंग या चने लेने हैं और उनको अंकुरित करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज। और जो आपके अंकुरित हुए बीज होंगे वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देने हैं। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। और उसके बाद आपको 3 या तो खाली गिलास लेने हैं या कोई भी आपके घर में पॉट पड़े होंगे वो लेने हैं। मार्क दैम A, B एंड C। और उनके ऊपर नाम लिखना है आपको, एक पे A, एक पे B और एक पे C। 2 glass A, add little amount of soil, mix with a little cow dung manure। और जो A वाला ग्लास होगा जिस पे आपने A लिखा है उसमें क्या डालेंगे आप? थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और साथ में जो काव डंग होगी उसका खाद डालेंगे। इन ग्लास B, put the same amount of mixed soil with little यूरिया। और जो ग्लास B है जिस पे आपने मार्क किया है B, उसमें क्या डालेंगे? थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और साथ में उसमें क्या मिक्स कर देंगे? यूरिया।
टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और ऐसे क्या करना है आपको, एक और ग्लास लेना है सी वाला जिस पे आपने सी लिखा है, उसमें क्या डालना है आपको, इसमें मिट्टी डालनी है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। और उनको सेम क्वांटिटी में क्या डालना है आपको, पानी डालना है उन ग्लासेस में, और उसमें ये बीज डाल देने हैं। कीप दैम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। अब तीनों ग्लासेस को आपको क्या करना है, एक जगह पर रखना है सेफ प्लेस पर, और उसमें डेली पानी डालना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और 10 दिन के आसपास, 7 से 10 दिन के आसपास आप उनको देखेंगे कि किस किस ग्लास में कितनी कितनी ग्रोथ हुई है, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मैम किस ग्लास में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो करेंगे ना ये एक्टिविटी सभी अपने घर पर, बिल्कुल आपको सबको करनी है। डिड ऑल द प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो सभी ग्लासेस हैं उसमें जो ग्रोथ है वो एक समान रूप से हुई है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। किस ग्लास में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है आपको। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और कौन से ग्लास में ग्रोथ सबसे तेज़ हुई है। तो ये सभी चीज़ें आपको नोट करनी है और बतानी है। फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर होते हैं यानी कि उर्वरक, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व में काफ़ी रिच होते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। और ये जो खाद से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि खाद और उर्वरक दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको बताना है कि खाद से कैसे अलग होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं यानी कि उर्वरक, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, फैक्ट्रीज में। और जो खाद है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, हम अपने खेतों में ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। सम एग्जाम्पल और फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इन्हीं फर्टिलाइज़र के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये सभी किसके उदाहरण हैं बच्चों, फर्टिलाइजर्स के। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। जो ये फर्टिलाइज़र होते हैं बच्चों, उर्वरक होते हैं, इनका यूज़ करने से किसानों को अच्छी फसल प्राप्त होती है, जैसे कि गेहूं की, पैडी की यानी कि धान की और मक्का की। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर उर्वरक का उपयोग करेंगे तो जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कम उपजाऊ हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके कारण वाटर पोल्यूशन भी होता है, ये वाटर पोल्यूशन का एक मेन सोर्स बन जाते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो बच्चों, हमें मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें जो ऑर्गेनिक खाद होती है वो डालनी चाहिए, और मिट्टी को, जो खेत हैं उनको कुछ टाइम के लिए, 1 या 2 फसल उगाने के बाद कुछ टाइम के लिए बिना फसल उगाए खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उनकी उपजाऊ शक्ति फिर से वापस आ जाए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. और जो खाद का उपयोग है वो किस किस चीज़ में हेल्प करेगा, हमारी जो मिट्टी है उसका टेक्सचर इम्प्रूव करेगी और साथ साथ उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। और जो ये खाद होती है ये मिट्टी को उसके सभी पोषक तत्व प्रदान करती है। अगर हम खाद डालेंगे तो मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं, और अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है, उसके
पोषक तत्व धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। और एक और तरीका से भी हम जो सॉइल है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? क्रॉप रोटेशन यानी कि फसलों के चक्रण के द्वारा। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। तो ये इसमें क्या होता है बच्चों कि एक के बाद एक जो फसल उगाई जाती है वो अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। मान लीजिए अगर अभी आपने गेहूँ उगाया है तो उसके बाद कुछ एक फली वाली फसल उगा दी जाती है। तो इस तरह वो चेंज होती रहती है। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। तो पहले उत्तर भारत के जो किसान थे वो एक ऋतु में तो लेग्यूम यानी कि फलीदार फसलों का चारा उगाते थे और नेक्स्ट सीजन में गेहूँ उगाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे नाइट्रोजन का मिट्टी में फिर से पुनर्पूरण हो जाता था। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को यही पद्धति अपनाने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। These are present in the nodules of the root of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen। तो बच्चों आप पिछली क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या करते हैं? वो फलीदार पौधों की जो ग्रंथियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं और जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसका वो क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो चलिए एक बार ये जान लेते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है और मैन्योर है उसमें क्या क्या मेन डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है फर्टिलाइज़र और यहाँ लिखा है मैन्योर। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक होते हैं, वो रासायनिक सॉल्ट होते हैं। मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। और जो खाद होती है वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि किससे प्राप्त किए जाते हैं? जो कैटल डंग है, ह्यूमन वेस्ट है और प्लांट रेजिड्यू होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से प्राप्त होते हैं। अब सेकंड देखते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। और जो खाद है वो कहाँ बनाई जाती है? खेतों में, फील्ड्स में बनाई जाती है। थर्ड देखते हैं। अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस इन द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक होते हैं, वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और जो खाद होती है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करती है बहुत सारी मात्रा में। नंबर 4, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जबकि जो खाद होती है उसमें कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बच्चों अब तो आप समझ गए होंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं कि मैन्योर के एडवांटेज क्या हैं, यानी कि खाद उपयोग करने के लाभ क्या क्या हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज जो जैविक खाद होती है वो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों? देखते हैं ऐसा क्यों है। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो ये जो खाद होती है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। और ये मिट्टी को पोरस बनाती है जिससे क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान आसान हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये जो खाद है वो क्या करती है बच्चों? जो माइक्रोब्स होते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाती है मिट्टी में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और साथ ही साथ ये क्या करती है?
जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव करती है, उसका टेक्सचर अच्छा बनाती है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर का पार्ट 1 ज़रूर देखिए, और आने वाले वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। लेकिन आप उसको कैसे देख पाएंगे? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। मेरे चैनल पर फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक की आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसको आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।